Hello students, Vande Mataram. Welcome to all of you in this session number 16 of chapter number 6, Molecular Basis of Inheritance. Within this section we will discuss about the translation. Up to the previous section हमने डिस्कस किया था कि DNA के पास जो इंफॉर्मेशन है वो किसको ट्रांसफ़र की जाती है, mRNA को. अब mRNA के पास जो इंफॉर्मेशन है उसे नाम दिया था कि भाई ये एक टाइप का क्या है, जेनेटिक कोड. तो तीन नाइट्रोजनस बेस एक दूसरे के साथ जुड़ के एक एमिनो एसिड का फॉर्मेशन करते हैं. सो नेक्स्ट प्रोसेस ये है कि ट्रांसलेशन किस तरह से परफॉर्म होता है, या तो उसे बोला जाता है बायोसिंथेसिस ऑफ प्रोटीन. सो ट्रांसलेशन को डिफाइन किया जाता है रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑफ एमिनो एसिड्स टू फॉर्म अ पॉलीपेप्टाइड. तो पॉलीमराइजेशन करने के लिए एमिनो एसिड्स के बीच में कौन सा बॉन्ड जोड़ना पड़ता है, पेप्टाइड बॉन्ड. सो दूसरे वे में अगर आप डेफिनेशन दो तो जेनेटिक मैसेज विच आर कैरिड बाय mRNA कहाँ से लाया था, फ्रॉम DNA इज कन्वर्टेड इनटू फॉर्म ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन विच हैविंग अ स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड्स. कि भाई mRNA के पास जो जेनेटिक मैसेज आया था DNA से, उनका कन्वर्जन करना पॉलीपेप्टाइड चेन में, जिनके पास स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड का सीक्वेंस होगा. सो वी कैन से दैट mRNA कंटेन्स इंफॉर्मेशन फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन. और यही तो पूरा सेंट्रल डोगमा कंसिडर किया जाता है कि भाई mRNA से चलो आपने क्या बना लिया, प्रोटीन, जिसके पास अलग अलग एमिनो एसिड्स के सीक्वेंस है. तो ये पूरे मैकेनिज्म को बोला जाता है सेंट्रल डोगमा. Okay, so information for this is stored in the sequence of nucleotide in mRNA. तो mRNA के अंदर न्यूक्लियोटाइड की पूरी सीक्वेंस होती है और यही सीक्वेंस आगे जाकर के प्रोटीन को जनरेट करने के लिए काम में आती है. सो अ यूनिट of successive nucleotide indicates the position of particular amino acid in the constitution of protein. कि भाई सक्सेसिव न्यूक्लियोटाइड का एक यूनिट, और वो यूनिट के अंदर कितने नाइट्रोजनस बेस आपको कंसीडर करने हैं, 3. सो ये 3 सक्सेसिव न्यूक्लियोटाइड का यूनिट क्या इंडिकेट करता है, पर्टिकुलर एमिनो एसिड्स की पोजीशन विद इन द कंस्टिट्यूशन कंपोनेंट ऑफ प्रोटीन, और उसे बोला जाता है जेनेटिक कोड ऑफ ट्रिपलेट कोड. सो ये कुछ एक्सप्लेनेशन है कि ये mRNA है, mRNA का सीक्वेंस 523, उसके ऊपर आपको ये जो नाइट्रोजनस बेसिस दिख रहे हैं, तो 3 बेस मिलके एक एमिनो एसिड बनाएंगे, फिर से दूसरे 3 मिलके दूसरा, तीसरे 3 मिलके तीसरा. तो इस तरह से एमिनो एसिड्स का जनरेशन ट्रांसलेशन नाम की प्रोसेस से होता रहता है. और ये आपको दिख रहा है एमिनो एसिड्स एक दूसरे के साथ पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ के क्या बना देता है, ग्रोविंग पॉलीपेप्टाइड चेन. तो ये जस्ट आउटलाइन था. ओके, 3 अलग अलग स्टेप्स के अंदर ये प्रोसेस को डिवाइड किया जाता है. इनिशिएशन होगा, एलोंगेशन होगा एंड देन लास्ट में टर्मिनेशन होगा. कौन कौन से की कंपोनेंट है जो ट्रांसलेशन के टाइम पे रिक्वायर्ड होते हैं, तो एक तो रिबोसोम, क्योंकि रिबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस के लिए काम में आएगा. दूसरा है tRNA, ट्रांसफर आरएनए, जो एडेप्टर मॉलिक्यूल का काम करता है. नंबर 3 एमिनो एसिड्स. तो पूरा पॉइंट ये है कि ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू बना हुआ mRNA न्यूक्लियस से निकल करके कहाँ पे जाएगा, साइटोप्लाज्म में, और साइटोप्लाज्म में जाने के बाद प्रोटीन का सिंथेसिस वो इनिशिएट करेगा. सो ऑर्डर एंड सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड्स आर डिफाइंड बाय द सीक्वेंस ऑफ बेसिस इन द mRNA. तो mRNA में जैसे सीक्वेंस होगी उसके हिसाब से ही एमिनो एसिड का पूरा सीक्वेंस डिफाइन होगा. और mRNA को भी किसने मैसेज दिया है, ये DNA को. सो अल्टीमेटली एमिनो एसिड्स की सीक्वेंस कैसी होगी कैसी नहीं होगी उनका कंट्रोल कौन करता है, या तो हम लोग बोल सकते हैं जीन, और वी कैन से दैट एनी टाइप्स ऑफ DNA. सो एमिनो एसिड्स आर जॉइंड टू ईच अदर बाय अ बॉन्ड विच इज नोन एज अ पेप्टाइड बॉन्ड. एज आई अर्लियर सेज दैट 2 एमिनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा ताकि वो दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे. एंड पेप्टाइड बॉन्ड को बनाने के लिए वी हैव टू रिक्वायर्ड अ एनर्जी. तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, देयरफॉर इन द फर्स्ट फेज, मतलब इनिशिएशन की बात चल रही है, एमिनो एसिड आर एक्टिवेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ ATP. तो सबसे पहले ATP के प्रेजेंस में एमिनो एसिड एक्टिव होगा.
चलो, एक्टिव होने के बाद दे आर लिंक्ड टू देयर कोगनेट। कोगनेट का मतलब है डिजायर्ड टीआरएनए, क्योंकि मैंने आपको प्रीवियस सेशन में बताया था हर एक एमिनो एसिड के लिए टीआरएनए कैसा होता है, अलग अलग होता है। सो पहले एमिनो एसिड का एक्टिवेशन इन द प्रेजेंस ऑफ एटीपी एंड देन उनका टीआरएनए के साथ ज्वाइनिंग, दिस प्रोसेस इज कॉमनली कॉल्ड एज अ चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, या तो बोला जाता है एमिनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए टू बी अ मोर स्पेसिफिक। सो चार्जिंग ऑफ टीआरएनए या तो एमिनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए का मतलब है पहले एमिनो एसिड एटीपी की प्रेजेंस में अपने आप को एक्टिवेट करेगा एंड देन डिजायर्ड टीआरएनए के साथ वो खुद क्या करेगा, कंबाइन होगा। नाउ इफ टू सच चार्ज्ड आरएनए आर ब्रॉट क्लोज्ड इनफ, अगर ऐसे ही दो टीआरएनए जिनके पास एक्टिवेटेड एमिनो एसिड है अगर वो नजदीक आते हैं, देन फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड बिटवीन देम वुड बी फेवर्ड एनर्जेटिकली। अगर ऐसे चार्ज टीआरएनए के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के नजदीक आते हैं तो मे बी पॉसिबल है एमिनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड एनर्जी को यूज करके हम लोग बना सकते हैं। सो एनर्जेटिकली तो ठीक है, बट प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट एंजाइम वुड एनहांस द रेट ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। तो पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन का जो रेट है, स्पीड है, वो नो डाउट एनर्जी के थ्रू तो इंक्रीज होगा ही, बट एंजाइम या तो कैटलिस्ट होगा तो स्पीड और बढ़ेगी। सो सेल्यूलर फैक्ट्रीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसाइजिंग द प्रोटीन इज कंसिडर्ड एज अ रिबोसोम, क्योंकि जब भी रिबोसोम की बात आती है ऑलवेज वो प्रोटीन को सिंथेसाइज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। सो जब भी रिबोसोम्स के कंस्टिट्यूशन की बात करो, सो रिबोसोम कंसिस्ट फर्स्ट वन इज द स्ट्रक्चरल आरएनए उसके पास होता है एंड सेकेंड दे हैव अ डिफरेंट 80 टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स। अब जब भी रिबोसोम्स की बात करो तो यूकैरियोटिक सेल के अंदर रिबोसोम 80s जिसके दो सब यूनिट्स है 60s एंड 40s, लार्जर एंड स्मॉलर। प्रोकैरियोट्स की बात करो 70s, लार्जर इज द 50s एंड स्मॉलर इज द 30s। सो इन इट्स इनएक्टिव स्टेट, एक्टिवेशन नहीं है उस टाइम पे रिबोसोम एग्जिस्ट एज अ टू सब यूनिट्स, लार्जर सब यूनिट्स एज वेल एज स्मॉलर सब यूनिट्स। तो अब आप ये डायग्राम के अंदर देखो तो ये लार्ज सब यूनिट है रिबोसोम का एंड दिस वन इज द स्मॉल सब यूनिट है रिबोसोम का, और यहाँ पे आपको मेंशन भी किया हुआ है कि भाई ये है रिबोसोम। सो जनरली ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ट्रांसलेशन when small subunits encounters an mRNA, means we can say the joint to mRNA, process of translation of mRNA to protein begins। तो आप जैसे देख सकते हो कि भाई चलो ये mRNA कहाँ से आया है, तो हम लोग बोल सकते हैं वो न्यूक्लियस से आया हुआ है, और किसने बनाया होगा उसको, डीएनए। तो 5' to 3' वाली एमआरएनए की सीक्वेंस रिबोसोम के स्मॉलर सब यूनिट्स के साथ कंबाइन होती है, उसी टाइम पे प्रोटीन का जो सिंथेसिस है वो स्टार्ट होगा। इवन देयर आर द 2 साइट्स इन लार्ज सब यूनिट्स, लार्जर सब यूनिट्स जो है उसके पास भी 2 साइट्स होती है फॉर कंटिन्यू सब्सिक्वेंट एमिनो एसिड टू बाइंड टू एंड दस बी क्लोज इनफ टू ईच अदर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। अब लार्जर सब यूनिट्स जो है तो ये लार्जर सब यूनिट्स के पास भी 2 साइट्स होती है, एक एंड नंबर 2। तो ये दोनों साइट का काम क्या है कि क्लोजर एमिनो एसिड्स हो, उनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन हो सके। नाउ समटाइम्स वी नो दैट रिबोसोम आर आल्सो एक्ट एज अ कैटलिस्ट। रिबोसोम खुद कैटलिस्ट का काम करता है। कौन सा रिबोसोम, 23S rRNA इन द बैक्टीरिया इज एंजाइम, और जो रिबोसोम या तो rRNA एज अ एंजाइम एज अ कैटलिस्ट का काम करता है, उसे हम लोग साइंटिफिक लैंग्वेज में क्या बोल सकते हैं, इज कंसिडर्ड एज अ रिबोजाइम। सो रिबोसोम ऑल्सो एक्ट एज अ कैटलिस्ट, और उसका एग्जाम्पल है 23S rRNA विद इन द बैक्टीरिया इज द एंजाइम, और वो एंजाइम का नाम है रिबोजाइम विच आर यूज्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। तो ये सब जनरल इंट्रोडक्शन था। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रांसलेशन यूनिट क्या है। जैसे आपको मैंने प्रीवियस सेशन के अंदर ट्रांसक्रिप्शन यूनिट बताया था, यहाँ पे है ट्रांसलेशन यूनिट। सो ट्रांसलेशन यूनिट एक तो किसमें होता है, mRNA के अंदर, इज द सीक्वेंस ऑफ RNA, और कुछ नहीं है, RNA की सीक्वेंस होगी दैट इज फ्लैंक्ड एंडेड बाय स्टार्ट कोडॉन AUG। तो पहले एंड पे होगा उसके पास स्टार्ट कोडॉन, और ऑलवेज आपको पता है
कि स्टार्ट कोडन कौन सा होता है, AUG। चलो तो पहला एंड होगा स्टार्ट कोडन एंड दूसरा एंड होगा स्टॉप कोडन। तो स्टॉप कोडन कोई भी तीन में से एक हो सकता है, UAG, UGA या तो UAE। एंड दोनों के बीच का जो पार्ट है वो होगा कोड्स फॉर पॉलीपेप्टाइड। तो ये स्टार्ट कोडन AUG, स्टॉप कोडन तीन में से कोई एक, और बीच का जो पार्ट है कोड फॉर अ पॉलीपेप्टाइड। मतलब वहाँ पे आपको डिफरेंट एमिनो एसिड्स मिलेंगे और वो एमिनो एसिड्स को आप किसके साथ ज्वाइन कर सकते हो, पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू जोड़ दो, तो आपको पॉलीपेप्टाइड की एक लॉन्गर चेन मिलती है। ओके, इसके अलावा mRNA हैज आल्सो सम एडिशनल सीक्वेंस दैट आर नॉट ट्रांसलेटेड। इसके अलावा 5' से पहले और 3' के बाद भी mRNA की सीक्वेंस होती है जिनका एक्चुअल में ट्रांसलेशन नहीं होता, इसलिए वो पार्ट का नाम है UTR, अनट्रांसलेटेड रीजियंस। अब ये अनट्रांसलेटेड रीजियंस कहाँ कहाँ पे, तो मैंने पहले ही आपको बताया, प्रेजेंट एट बोथ 5' एंड बिफोर स्टार्ट कोडन, स्टार्ट कोडन से पहले। तो ये आपको डायग्राम में दिख रहा है, स्टार्ट कोडन से पहले होगा एंड 3' एंड पे स्टॉप कोडन के बाद। सो इनका काम क्या है, तो ट्रांसलेशन प्रोसेस का एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए ये UTR की अनट्रांसलेटेड रीजन्स की जरूरत है। ओके, नाउ ये प्रोसेस को हम तीन अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया था। तो ट्रांसलेशन का स्टेप नंबर 1, इनिशिएशन। ट्रांसलेशन नाम की प्रोसेस स्टार्ट कैसे होती, सो फॉर इनिशिएशन रिबोसोम बाइंड्स टू दी mRNA। चलो, रिबोसोम का स्मॉलर यूनिट mRNA के साथ जुड़ गया और स्मॉलर के साथ लार्जर यूनिट जुड़ा हुआ है। कहाँ पे जुड़ेगा, एट द स्टार्ट कोडन, और वो होगा AUG, दैट इज रिकॉग्नाइज्ड ओनली बाय द इनिशिएटर tRNA। तो इनिशिएटर tRNA के पास स्टार्ट कोडन AUG के अगेंस्ट में क्या होगा, तो प्रीवियस सेशन में मैंने आपको बताया था, उसके पास होता है एंटी कोडन लूप। तो UAC नाम का एंटी कोडन tRNA के पास होगा और कोडन AUG, तो दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे, तो वहां से जाकर के एमिनो एसिड का सिंथेसिस होना स्टार्ट होगा, मतलब प्रोसेस इनिशिएट होगी। सो ऑलवेज आपको याद रखना है कि सबसे पहले बनने वाला, सिंथेसाइज होने वाला एमिनो एसिड कौन होता है, मिथ्योनिन। सो सिंथेसिस इज ऑलवेज इनिशिएटेड विद द एमिनो एसिड मिथ्योनिन। Okay, now we know that various kinds of amino acid are located in the cytoplasm, are transported by tRNA molecules। क्योंकि tRNA के पास एक साइट होता है जिसका नाम है एमिनो एसिड अटैचमेंट साइट। मैंने tRNA के स्ट्रक्चर में आपको बताया था। तो सभी एमिनो एसिड्स ATP के प्रेजेंस में एक्टिव होते हैं और वो tRNA के साथ जुड़ जाते हैं। तो ये tRNA कैसा हो जाता है, एमिनो एसाइल tRNA। फॉर दैट पर्पज एक एंजाइम की जरूरत पड़ती है, जो एंजाइम का नाम है tRNA सिंथेटेज। सो tRNA सिंथेटेज एंजाइम स्पेसिफिक फॉर एमिनो एसिड मॉलिक्यूल इज एसेंशियल इन दिस। चलो, तो एमिनो एसिड और tRNA एक दूसरे के साथ जुड़ गए तो बनने वाले मॉलिक्यूल को बोला जाता है एमिनो एसाइल tRNA। विथ इट्स पोजिशन नाउ मूव टूवर्ड्स दी mRNA। अब आप ट्रांसलेशन का डायग्राम अगर देखोगे तो एक साइड से tRNA एमिनो एसिड को जोड़ करके mRNA की ओर आ रहा है, तो वो अराइविंग साइट होगी। तो जैसे ही tRNA एंटी कोडोन लेकर के mRNA के कोडोन के साथ जुड़ेगा, प्रोटीन या तो एमिनो एसिड का जो सिंथेसिस है वो इनिशिएट होगा। ओके, नाउ यूकैरियोटिक सेल के अंदर मिथ्योनिन जो है is arranged on mRNA at its proper location। अब मिथ्योनिन नाम के एमिनो एसिड को कहाँ पे जुड़ना होगा, तो वो डिसाइड कैसे किया जाता है, तो वो डिसाइड करने के लिए आपको पता है कि सीक्वेंस ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड अकर्स। mRNA के अंदर 3 न्यूक्लियोटाइड की ऐसे सीक्वेंस होगी, तो उसके अकॉर्डिंग tRNA के पास भी उसकी कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होगी। So to decide this, a sequence of 3 nucleotide occurs on tRNA which is complementary to the genetic codon on mRNA molecules, और उसका नाम है एंटीकोडोन। तो मिथ्योनिन नाम का एमिनो एसिड mRNA के पास कहाँ पे जुड़ेगा वो डिसाइड करेगा कौन, tRNA, और मोर स्पेसिफिकली उसका एंटीकोडोन। तो tRNA के पास जो भी इंफॉर्मेशन है वो एंटीकोडोन
एंड जेनेटिक कोड फॉर मेथियोनिन ऑन mRNA इज द AUG। तो AUG का एंटीकोडन कौन होगा? तो पहले ही मैंने आपको बताया UAC। तो जैसे ही ये दोनों AUG और UAC एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं, मेथियोनिन नाम का एमिनो एसिड सबसे पहले बनेगा। सो कौन सा मॉलिक्यूल? तो फाइनल फॉर्माइल मिथियोनिन एसाइल tRNA, फॉर्माइल मिथियोनिन एमिनो एसाइल tRNA with its amino acid get attached here and synthesis of protein is initiated। ऑलवेज मिथियोनिन के साथ फॉर्माइल ग्रुप को सिंथेसिस को ज़्यादा एफिशिएंट बनाने के लिए ऐड किया जाता है। तो अब डायग्रामेटिकली मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि रिबोसोम पहले mRNA के साथ जुड़ेगा। चलो mRNA के साथ रिबोसोम जुड़ गया, देन आफ्टर mRNA का कोड है AUG और tRNA क्या लाएगा? एंटीकोडन जिसका नाम है UAC और एमिनो एसिड का नाम है FMET फॉर्माइल मिथियोनिन, और वो फॉर्माइल मिथियोनिन को जुड़ने के लिए हमें GTP ग्वानोसाइन ट्राइफॉस्फेट की जरूरत पड़ेगी इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो जैसे ही tRNA एंटीकोडन UAC mRNA कोडन AUG के साथ जुड़ेगा, प्रोटीन का सिंथेसिस इनिशिएट होगा और सबसे पहला बनने वाला एमिनो एसिड कौन होगा? तो वो एमिनो एसिड होगा मिथियोनिन। तो इस तरह से ये प्रोसेस का इनिशिएशन होगा। ओके, एलोंगेशन। तो अब क्या करना है? रिबोसोम प्रोसीड्स टू द एलोंगेशन फेज ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। अब एलोंगेशन के अंदर भी रिबोसोम ही पूरा प्रोसीड करेगा। तो ड्यूरिंग दिस स्टेज कॉम्प्लेक्सेस विच आर कंपोज्ड ऑफ एन एमिनो एसिड लिंक टू tRNA। तो सिक्वेंशियली एमिनो एसिड tRNA के साथ जुड़ते जाएंगे, सिक्वेंशियली बाइंड टू द अप्रोप्रिएट कोडोन इन mRNA। अब tRNA के पास तो स्पेसिफिक टाइप का एंटीकोडोन होगा, तो वो एंटीकोडोन mRNA के कोडोन को आइडेंटिफाई करके उसके साथ जुड़ेंगे बाय फॉर्मिंग अ कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर विद द tRNA एंटीकोडोन। तो इस टाइम पे रिबोसोम क्या करेगा? मूव होगा फ्रॉम कोडोन टू कोडोन अलोंग दी mRNA। तो कोडोन टू कोडोन मतलब कितना नाइट्रोजन? तो कभी 3 नाइट्रोजन बेस जितना रिबोसोम 1 by 1 मूव करता रहेगा अलोंग दी mRNA। तो अब आपको ये डायग्राम दिख रहा है कि यहाँ से एमिनो एसिड और tRNA का अराइविंग साइट है, यहाँ से tRNA का लिविंग साइट है। ये डायरेक्शन में आपको पता है ऑलवेज बनने वाला। तो ये कोडोन एमिनो एसिड 1 का 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो रिबोसोम ये डायरेक्शन के अंदर मूव होता रहता है कि जैसे ही कोडोन और एंटीकोडोन एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे, हमें एमिनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बन करके एक पॉलीपेप्टाइड की लॉन्गर चेन आपको बनती हुई दिखाई देगी। सो अल्टीमेटली आपको क्या करना है? यहाँ से tRNA एंटीकोडोन लाएगा, यहाँ के कोडोन के साथ जुड़ेगा और एमिनो एसिड बनाएगा। चलो अब एमिनो एसिड बन गया है, उसके बाद tRNA की अब कोई ज़रूरत नहीं है, तो tRNA यहाँ से क्या हो जाएगा? लीव हो जाता है। तो कंटिन्यूसली ये प्रोसेस चलता रहता है और ये प्रोसेस का नाम है एलोंगेशन। So amino acid are added one by one, translated into polypeptide sequence which are decided by DNA and represented by mRNA। तो डिसाइड किया है DNA ने, रिप्रेजेंट करेगा mRNA एंड फाइनली हमें मिलेगा क्या? पॉलीपेप्टाइड का एक सीक्वेंस। तो ये इलोंगेशन नाम की प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए इलोंगेशन फैक्टर्स की जरूरत पड़ेगी जो नेचर वाइज प्रोटीन होगा, एंड ग्वानोसाइन ट्राइफॉस्फेट जो एनर्जी का सोर्स है। सो बोथ आर हेल्पफुल इन दिस एलोंगेशन प्रोसेस। चलो अप टू दी मैक्सिमम टाइम तक ये प्रोसेस के थ्रू पॉलीपेप्टाइड चेन का इलोंगेशन हुआ, लास्ट में हमें वो प्रोसेस को स्टॉप करना है। सो नेक्स्ट वन इज दी टर्मिनेशन। सो एट दी एंड मतलब 5' to 3', तो 3' पे रिलीज फैक्टर्स बाइंड होगा टू दी स्टॉप कोडोन। तो रिलीज फैक्टर स्टॉप कोडोन के साथ mRNA की 3' एंड पे बाइंड होगा एंड टर्मिनेट स्टॉप द ट्रांसलेशन एंड रिलीजिंग द कंप्लीट पॉलीपेप्टाइड फ्रॉम द रिबोसोम। तो चलो समझ लो कि भाई mRNA का ये एंडिंग पार्ट है जो 3' एंड पे होगा। अब वो 3' एंड पे आपको पता है स्टॉप कोडोन होते हैं या तो नॉनसेंस कोडोन होते हैं। तो ये स्टॉप कोडोन या तो नॉनसेंस कोडोन के लिए tRNA नहीं आने वाला है, तो इसके साथ रिलीज फैक्टर जुड़ेंगे और वो रिलीज फैक्टर ट्रांसलेशन नाम की प्रोसेस को यहाँ पे टर्मिनेट करवाएंगे। सो टर्मिनेशन होने के बाद रिलीज होने वाला पॉलीपेप्टाइड चेन आपको दिख रहा है,
Okay, so genetic code which are located at the 3' end of mRNA does not indicate the position of any amino acid, क्योंकि वो कोड कैसा है, स्टॉप कोडोन, नॉनसेंस या तो टर्मिनेशन कोडोन, UAA, UAG या तो UGA. सो वो क्या करते हैं, विच रिलीज द सिंथेसाइज्ड पॉलीपेप्टाइड चेन फ्रॉम रिबोसोम. रिबोसोम से पॉलीपेप्टाइड की चेन को क्या कर देंगे, रिलीज कर देंगे. नाउ आपको पता है फ्रॉम द फर्स्ट एमिनो एसिड ऑफ द रिलीज पॉलीपेप्टाइड चेन कौन सा था, मिथ्योनिन था. तो फॉर्माइल मिथ्योनिन से फॉर्माइल ग्रुप को रिमूव कर दिया जाता है. अब कभी कभार ऐसा भी होता है कि मिथ्योनिन की जरूरत नहीं है, तो वो मिथ्योनिन नाम के एमिनो एसिड को भी ये प्रोसेस के बाद रिमूव कर दिया जाता है. एंड लास्ट में पॉलीपेप्टाइड चेन गेट रेडी टू परफॉर्म इट्स फंक्शन. सो दिस ऑल आर रिलेटेड विद द 3 different types of translation, initiation, elongation as well as termination. Thank you very much. Jai Hind.